Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about normal residents. बेटा जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं ना किसी भी नेशन के, उनकी जो भी इनकम होती है बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. जो ये लोग होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, इनकी जो भी इनकम होती है ना 1 ईयर की, वो उस कंट्री की नेशनल इनकम में कंसीडर करी जाती है जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं. अब इसमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कंपनीज हो गई, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन, जो एक कंट्री में एक ऑर्डर में रहते हैं 1 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर नेशन में एग्जिस्ट करता है. तो अगर जैसे सपोज करते हैं कि कोई इंडिया में जैसे स्कूल है, उसमें जो इंडियन टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी इन सिंपल वर्ड्स इंडिया की नेशनल इनकम में कंसीडर करी जाएगी, बिकॉज ऑल दोस टीचर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. तो जो रेजिडेंट होता है उसकी जो इनकम होती है वो उस कंट्री की नेशनल इनकम में कंसीडर करी जाती है. इंडियन टीचर्स की सैलरी जो इंडियन स्कूल्स में वो पढ़ाकर अर्न कर रहे हैं, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में कंसीडर करी जाएंगे. एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हुए एडवांस करते हैं कि सर अगर कोई इंडियन टीचर ऑस्ट्रेलिया में किसी स्कूल में अपनी सर्विसेज देने के लिए जाता है, पढ़ाने के लिए जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 3 months, देन ही रिटर्न बैक्स टू इंडिया, तो वेयर विल हिज इनकम बी कंसीडर्ड. तो बेटा कोई इंडियन टीचर अगर ऑस्ट्रेलिया या दुनिया की किसी भी कंट्री में जाता है फॉर लेस देन 1 ईयर, देन ही रिटर्न बैक्स टू इंडिया, his salary, his income will be a part of India's national income, because he will still be resident of India because he has returned within 1 year. तो 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर इंडिया वापस आ जाता है, जो इंडिया को बिलोंग करता है, इंडिया का रेजिडेंट है, तो उनकी सैलरी जो भी इनकम बाहर से वो अर्न करके लाएंगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम. सिमिलरली कोई भी फॉरेनर इंडिया में आके काम करता है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इंडियाज नॉर्मल रेजिडेंट बिकॉज ऑफ दिस रूल. इकोनॉमी में जो लोग 1 ईयर से कम के लिए स्टे करने के लिए आते हैं, उनकी सैलरी, उनकी इनकम हम उस कंट्री में ही कंसीडर करते हैं जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, ना कि उस कंट्री में जहां पर आके वो सर्विस दे रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया से कोई टीचर इंडिया में आया, उसने 3 महीने के लिए स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया, 3, 4, 5, इवन 11 महीने के लिए उसने इंडिया में अपनी सर्विस दी, देन ही रिटर्न बैक टू ऑस्ट्रेलिया, हिज इनकम विल स्टिल बी काउंटेड एज ऑस्ट्रेलियाज नेशनल इनकम पार्ट, क्योंकि वो इंडिया में 1 ईयर पूरा नहीं कर पाया, तो उसकी इनकम स्टिल ऑस्ट्रेलिया में ही कंसीडर करी जाएगी. सिंपल इज दैट. तो रेजिडेंट बनने के लिए 2 बातें पूरी करनी होती है. पहली बात, 1 ईयर का टाइम स्टे करो. दूसरी बात होती है कि आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आपकी जो अर्निंग है, आपके जो स्पेंडिंग है, और जो आप पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हो आगे चल के इन्वेस्ट करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, वो उस कंट्री में लाए करने चाहिए. ठीक है. अगर कोई कनाडा से डॉक्टर इंडिया में आता है और वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 4 months, then he returns back to Canada. He will still be a resident of Canada. But if he gives his services in India for a period of longer than 1 year, his income will be a part of India's national income, because हम उसको resident consider करेंगे, citizen consider थोड़ी करेंगे. बेटा रेजिडेंट होता है इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, सिटीजन होता है लॉ का कंसेप्ट. तो जिस कंट्री के आप सिटीजन होते हो उस कंट्री का आपका पासपोर्ट होता है, बट यहां पर हम सिटीजनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे, वो एक एडवांस टॉपिक है. आप लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, तो यहां पर हम जो मेनली बात करने वाले हैं वो सिर्फ रेजिडेंट पे बेस्ड है. तो यू स्टे इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर एंड आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में एग्जिस्ट करेगा, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे. आपकी जो भी इनकम होगी वो उस कंट्री की नेशनल इनकम में कंसीडर करी जाएगी. कुछ एक्सेप्शंस के बारे में अब बात कर लेते हैं. पहली एक्सेप्शन, जो टूरिस्ट होते हैं, विजिटर्स होते हैं, और जो रिक्रिएशन मतलब जॉब ढूंढने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, हॉलीडेज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई करने, स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंसेस, they are expected to return within 1 year and they are considered as resident of that country where they belong to. कोई स्टूडेंट इंडिया से सपोज करते हैं यूके गया, किसी पर्टिकुलर कंट्री में स्टडी करके वापस इंडिया आ गया विद इन 1 ईयर, ही विल स्टिल बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अब इंडियन स्टूडेंट अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके एज अ स्टूडेंट जा रहा है, स्टडी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है,
ही विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्मल रेजिडेंट। बट अगर वो स्टूडेंट वहां पर जाके कोई काम करना स्टार्ट कर देगा, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, उसको काम करते हुए द मोमेंट ही विल क्रॉस 1 ईयर टाइम, ही विल बिकम रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर ही इज वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग। बट ये चीज उन लोगों के लिए अप्लाई थोड़ी होती है जो टूरिस्ट है या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्पस या कॉन्फ्रेंस पर्पस के लिए गए हैं, तो उनको तो बेटा उनकी कंपनी या उनका जो स्पोर्ट्स क्लब है वही पेमेंट करेगा ना। तो उनको अगर किसी भी रीजन की वजह से किसी दूसरी कंट्री में 1 ईयर से ऊपर भी हो जाता है, तो उनकी जो पेमेंट हो रही है वो उनके नेशन के थ्रू ही जा रही है, तो दे विल स्टिल बी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री where they belong to, not where they are actually working for a temporary time. So be clear about these principles. जिस कंट्री में आप काम करोगे, अगर आपको 1 ईयर से ऊपर हो जाता है और पैसे आपके वही मिल रहे हैं, वही खर्च हो रहे हैं और आप पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हो फ्यूचर में उसको आगे इन्वेस्ट करने के लिए और एसेट्स को खरीदने के लिए, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे। बट स्टूडेंट्स, विजिटर्स और ये मेडिकल जो प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है वो 1 ईयर के विद इन वापस आ जाते हैं जनरली। और बेटा फिर जो फॉरेन स्टाफ होता है, जो अब इंडिया में जैसे दिल्ली में जो हमारी कैपिटल सिटी है इंडिया की, इतनी सारी एम्बेसीज सिचुएटेड है, राइट। इन एम्बेसीज की जो मतलब बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग्स इंडिया में होने के बाद भी इंडिया को बिलोंग नहीं करती है, बिकॉज एम्बेसीज बिलोंग टू दोज कंट्रीज ऑफ विच दे आर वर्किंग फॉर। तो अगर जैसे अमेरिका की एम्बेसी जो दिल्ली में है, वो एरिया दिल्ली में है, दिल्ली इंडिया का पार्ट है, बट वो अमेरिका की एम्बेसी अमेरिका को बिलोंग करती है, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि वो वहां की गवर्नमेंट ने हमसे परचेज करके प्रॉपरली बॉट कर ली है, क्योंकि वो यहाँ पर पासपोर्ट पे जो यहाँ के लोग वहां जाना चाहेंगे अमेरिका, वो वीजा को अप्रूव करेंगे एम्बेसी में, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि उनकी अपनी कंट्री में पीस मेंटेन रहे। इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में एम्बेसीज खोली हुई है डिफरेंट नेशंस में, जहाँ के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। सेम इंडिया जो हमारी कंट्री है, इनकी भी एम्बेसीज दुनिया भर में हैं, जहां जो लोग इंडिया आना चाहते हैं बाहर से, उनको उस पर्टिकुलर कंट्री से अपने पासपोर्ट पे वीजा लगवा के इंडिया आने की परमिशन है। कुछ कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल होता है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ। अमेरिका की एम्बेसी जो इंडिया में है, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं अमेरिका के स्पेसिफिकली, तो बेटा वो क्या इंडिया के रेजिडेंट्स हो गए? उनको 1 ईयर भी हो जाएगा तो भी वो अमेरिका के ही रेजिडेंट्स हैं, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर इंडिया, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर देयर ओन नेशन, ऑल्दो दे आर गिविंग सर्विसेज इन इंडिया, बट दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इवन इफ दे विल स्टे लॉन्गर देन 1 ईयर। तो बेटा एम्बेसी के जो वर्कर्स हैं, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्मी, ठीक है, तो ये जिस कंट्री से आए हैं उसी कंट्री को बिलोंग करेंगे। जितना मर्जी टाइम इंडिया में स्टे कर ले, वो उसी कंट्री के माने जाएंगे जिस कंट्री से वो सर्विस देने के लिए यहां पर आए हैं। फिर जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये किसी भी कंट्री की रेजिडेंट्स कंसीडर नहीं करी जाती है। तो इनकी जो भी इनकम होती है, जो इनके प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, वो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते हैं, वो इंटरनेशनल प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो किसी भी कंट्री में कंसीडर नहीं करे जाते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात, इन ऑर्गेनाइजेशंस में बेटा कुछ इंटरनेशनल वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें एक स्पेसिफिक कंट्री के एम्प्लॉइज नहीं होते, इसमें इंडिया के वर्कर्स भी होंगे, अमेरिका के, यूके के, मल्टीपल कंट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं वो इन ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते हैं। तो उन वर्कर्स को की जो इनकम होगी वो उस कंट्री में कंसीडर करी जाएगी जिसको वो बिलोंग करते हैं। इंडिया में अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दूसरी कंट्री के वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी जो भी सैलरी होगी वो उसी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगी जिस कंट्री से वो यहां आए हैं। बट अगर उन वर्कर्स को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हुए 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा, देन वी विल काउंट देयर इनकम इन इंडियाज नेशनल इनकम। इस बात का ध्यान रखना। इंडिया में अगर बेटा सपोज करो डब्ल्यूएचओ की कोई सब्सिडरी लगाई जाए और उसमें कुछ वर्कर्स जापान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो वर्कर्स इंडिया में डब्ल्यूएचओ में आके काम करेंगे, उनकी जो भी बेटा सैलरी होगी वो काउंट ऑस्ट्रेलिया और जापान में ही करी जाएगी, बिकॉज वो रेजिडेंट्स वहां के हैं। बट अगर ऐसे वर्कर्स को इंडिया में काम करते हुए 1 ईयर से ऊपर हो जाएगा तो उनकी सैलरी इंडिया की नेशनल इनकम में ली जाएगी। बट ये वाला जो लॉ है ये
एम्बेसी वर्कर्स के लिए, आर्मी वर्कर्स के लिए, डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अगर 1 ईयर से ऊपर भी हो गया ना बेटा, तो भी जो इनकी सैलरी है वो उसी कंट्री की नेशनल इनकम में जाएगी जहां से ये आते हैं, जहां से ये लोग आए हैं। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए जिन वर्कर्स को 1 ईयर से ऊपर हो जाएगा ना, तो उनकी सैलरी उस कंट्री में काउंट करी जाएगी जहां पर वो काम कर रहे हैं, ना कि उस कंट्री में जहां से वो लोग बिलोंग करते हैं। कीप दैट इन माइंड। ओके, फिर क्रू मेंबर्स हो गए, शिप्स वगैरह के, कमर्शियल ट्रैवलर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, ये 1 ईयर से कम का ही टाइम बेटा, जो लोग शिप में एज अ क्रू मेंबर जाते हैं, प्लेन्स में जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं जो गाइड का काम करते हैं, 1 ईयर के अंदर अंदर ये लोग आ जाते हैं। तो इनकी जो भी इनकम होती है वो उस कंट्री में कंसीडर करी जाती है जिस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं, ना कि उस कंट्री को जहां पर ये जाके टेम्पररी काम कर रहे हैं। कीप दैट इन माइंड। फिर कुछ बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, जैसे एक इंडिया है और हमारी बेटा जो नेबरिंग कंट्री है वो नेपाल है। तो कुछ वर्कर्स एक्चुअली ऐसे हैं जो कुछ टाइम के लिए नेपाल से इंडिया में आके काम करते हैं, फिर वापस नेपाल चले जाते हैं। तो उनकी जो भी सैलरी होगी ना, वो काउंट नेपाल की नेशनल इनकम में करी जाएगी, बिकॉज वो बिलोंग नेपाल को करते हैं। सेम इंडियन के वर्कर्स अगर नेपाल जाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद इंडिया वापस आ जाते हैं, तो बेटा जिस कंट्री को वो लोग बिलोंग करते हैं, इंडिया को, वहां पर उनकी इनकम काउंट होगी, ना कि उस कंट्री में जहां पर वो जाके काम कर रहे हैं। और इवन अगर वो ये काम डेली करते हैं या 2-3 दिन में, मतलब काफी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, तो भी जो वर्कर जिस कंट्री को बिलोंग करता है उसकी इनकम उस कंट्री में इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, ना कि उस कंट्री में जहां पर वो जाके काम कर रहे हैं। सो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट के लिए। दिस इज सफिशिएंट। सो आई विल इंसिस्ट यू कि जो भी बुक आप यूज कर रहे हो फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसमें ये जो थ्योरी वाला पार्ट है नेशनल इनकम का, उसमें नॉर्मल रेजिडेंट के कुछ एग्जांपल्स लिखे होंगे। तो आई विल इंसिस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन से लोगों की इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी और कौन से लोगों की इनकम नहीं आएगी। मैं एक बार क्विक रिकैप दूंगा बिफोर दिस वीडियो एंड्स। एम्बेसी वर्कर्स को काम करते हुए अगर 1 ईयर से ऊपर भी हो जाएगा तो भी उनकी सैलरी उसी कंट्री की नेशनल इनकम में जाएगी जहां से वो बिलोंग करते हैं, ना कि उस कंट्री में जहां पर वो आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बट दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एम्बेसी वर्कर्स, मिलिट्री वर्कर्स, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड नॉट फॉर अदर वर्कर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल वर्कर्स को अगर काम करते हुए 1 ईयर से ऊपर हो जाता है तो उनकी इनकम उस कंट्री की नेशनल इनकम में कंसीडर होगी जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं। इंडिया में गूगल के ऑफिस में अगर कोई इंटरनेशनल वर्कर्स आके काम करेंगे फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उनकी इनकम इंडिया की ही नेशनल इनकम में आएगी। अगर कोई टीचर अमेरिका से इंडिया आता है और 3 महीने लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को और वापस अपनी कंट्री अमेरिका चला जाता है, उसकी सैलरी इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि वो विद इन 3 मंथ्स वापस चला गया। अगर वही टीचर इंडिया में 1 ईयर से बेटा ऊपर का टाइम स्टे करता, तो हम उसकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट मान लेते। कोई वर्कर जो डेली बॉर्डर क्रॉस करता है, जिनको हम बॉर्डर वर्कर्स बोलते हैं, वो क्रॉस करता है बॉर्डर, किसी और कंट्री में जाके काम करता है, फिर वापस अपनी कंट्री में शाम को आता है, तो उसकी इनकम काउंट करी जाएगी उस कंट्री में जहां से वो बिलोंग करता है, जहां से वो जा रहा है, ना कि उस कंट्री में जहां पर वो जा रहा है। तो जहां पर जाके काम करेगा वहां की कोई इनकम में नहीं, बट जहां से वो बिलोंग करता है, जहां वो रहता है, तो उस कंट्री की नेशनल इनकम में उस पर्सन की इनकम कंसीडर करी जाएगी। स्टिल इफ यू ऑल हैव एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू नॉर्मल रेजिडेंट्स, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। एंड दिस इज इट फॉर नॉर्मल रेजिडेंट्स। आई होप you understood it well. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.